ठीक है। देखिए अब जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन SSI क्या चीज़ होता है। देखो अगर इन्फेक्शन हो, ठीक है, और कहाँ इन्फेक्शन हो, एट द साइट ऑफ सर्जरी, सर्जरी वाली साइट पे इन्फेक्शन हो, कब, या तो विदिन 30 डेज ऑफ सर्जरी हो या विदिन 1 ईयर ऑफ सर्जरी हो। अब कंडीशंस क्या हैं, विदिन 30 डेज ऑफ सर्जरी ये तब है जब कोई इम्प्लांट लगा हो, इम्प्लांट लगा ना हो, ठीक है, इम्प्लांट ना हो, ठीक है, यानी कि इम्प्लांट ना हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा ऐसा कोई हार्डवेयर या फिर कोई आर्टिफिशियल ग्राफ्ट या मैश ना हो, ठीक है। इस केस में 30 डेज पोस्ट ऑफ 30 डेज के अंदर इन्फेक्शन हो तो हम उसको सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कहेंगे। जबकि विद इन 1 ईयर ऑफ सर्जरी हो ये तब है जब कोई इम्प्लांट हो, इम्प्लांट हो यानी कि और इन्फेक्शन अपीयर्स टू बी रिलेटेड टू द सर्जरी। इम्प्लांट क्या, वही हार्डवेयर, ग्राफ या मैश। अब मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है। ऐसा इन्फेक्शन जो सर्जरी के बाद हो, सर्जरी के बाद, सर्जरी के 30 दिन बाद, 30 दिन बाद, और या फिर सर्जरी, दो ऑप्शन है, सर्जरी के 1 साल बाद, 1 साल बाद हमारे पास कोई इम्प्लांट, ठीक है, इम्प्लांट की मौजूदगी में। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। देखो इम्प्लांट की मौजूदगी में 1 साल तक जो इन्फेक्शन होता है ना उसको सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट की आपने एब्डोमिनोप्लास्टी की है, एब्डोमिनोप्लास्टी जैसे हम करते हैं एब्डोमिनोप्लास्टी, लास्ट टाइम पिछले हफ्ते हमने 2 की हैं, उसमें हम एब्डोमिनोप्लास्टी करते हैं एब्डोमिनल हर्निया के केस में, और 30x30 का मैश रखते हैं। ये एक मैश है, ठीक है, ये एक मैश है। अच्छा अब उस पेशेंट में 1 साल तक, 1 साल तक जो इन्फेक्शन होगा इस एरिए में उसको हम सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कहेंगे, ठीक है ना। दूसरी एग्जांपल ले लो इसकी, एक पेशेंट है अपेंडेक्टमी का, उसको हमने घर भेज दिया। अपेंडेक्टमी में कोई हम मैश तो नहीं रखते ना, ठीक है। तो 30 दिन के अंदर अंदर ऐसे पेशेंट में जो इन्फेक्शन होगा उसको हम सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कहेंगे, वो साइट में, ठीक है। अब 35वें दिन अगर इन्फेक्शन होता है तो हम उसको सर्जिकल साइट इन्फेक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है किसकी, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन की, 2 ऑप्शंस के साथ, विद इम्प्लांट्स एंड विदाउट इम्प्लांट्स, ठीक है। अच्छा अब जो इन्फेक्शन है, जो इन्फेक्शन है उसको एनाटॉमिक लोकेशंस के हिसाब से हम 3 उसमें डिवाइड करते हैं, सुपरफिशियल इन्फेक्शन, डीप इन्फेक्शन और ऑर्गन स्पेस इन्फेक्शन, ठीक है। सुपरफिशियल इन्फेक्शन जिस स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू हो, इस ये तकरीबन 47% ऑफ द टाइम सुपरफिशियल इन्फेक्शन होता है। अच्छा उसके बाद डीप इन्फेक्शन में फेशिया इन्वॉल्व होता है, मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, 23% ऑफ द केसेस में ये ऐसा होता है। ऑर्गन स्पेस इन्फेक्शन फिर 30% ऑफ द केसेस में ये होता है, ठीक है, ठीक है। अब जो ऑर्गन स्पेस इन्फेक्शन है, देखो डीप इन्फेक्शन में मैंने कहा कि फेशिया इन्वॉल्व है, मसल इन्वॉल्व है, सुपरफिशियल इन्फेक्शन में मैंने कहा कि स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व है। तो ऑर्गन एंड स्पेस इन्फेक्शन में क्या है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व्स एनी पार्ट ऑफ द एनाटॉमी अदर देन द इंसिजन, ठीक है, एनी पार्ट ऑफ एनाटॉमी अदर देन incision, ठीक है, that was opened or manipulated during the operation, any part of the anatomy that was opened or manipulated during operation, ठीक है। manipulated भी अच्छा वर्ड है यूज़ करने के लिए, ठीक है ना। any part that is opened or manipulated, इसको organ space, और ये 30% होता है, ठीक है, ठीक है ना। देखो एक्सरसाइज जो है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन ये कम्प्लिकेट करते हैं 2% ऑफ द सर्जरीज़ को, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस दे कम्प्लिकेट 2% ऑफ द सर्जरीज़। देखो अगर आपके पास ओटी में आपने 100 मरीज़ों का इलाज किया है तो उनमें से 2 पेशेंट्स जो ऐसे होंगे जो जिनको एसएसआई हुआ होता है, ठीक है ना। देखो
तो मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन इन सर्जिकल पेशेंट्स कौन सा है? SSI, ठीक है। मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन एमंग सर्जिकल पेशेंट्स, अगर MCQ आता है तो आपने SSI क्लिक करना है, ठीक है। अब इसमें रिस्क फैक्टर्स हम पढ़ेंगे कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, ठीक है। प्री ऑप रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे पास, पोस्ट ऑप रिस्क फैक्टर्स हैं और पेशेंट रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो SSIs इनकी डेवलपमेंट के लिए फिर रिस्क फैक्टर्स भी हैं, प्री ऑपरेटिव रिस्क फैक्टर्स, पोस्ट ऑपरेटिव रिस्क फैक्टर्स और पेशेंट इंट्रा ऑपरेटिव रिस्क फैक्टर्स, और फिर कुछ हैं पेशेंट फैक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले हम प्री ऑपरेटिव पढ़ते हैं। देखें, प्री ऑपरेटिव रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास प्री ऑपरेटिव हॉस्पिटलाइजेशन, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबॉडी, ठीक है, और प्री ऑपरेटिव स्किन क्लीनिंग, ठीक है। एंटीबॉडी एडमिनिस्ट्रेशन है ये, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो कितनी प्री ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, एंटीबायोटिक्स और प्री ऑफ स्किन क्लीनिंग, ये प्री ऑपरेटिव फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इंट्रा ऑपरेटिव रिस्क, जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें लेंथ ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट वो है, ठीक है। इसके बाद वूंड कंटामिनेशन, ठीक है, इवन इंट्रा ऑपरेटिव वूंड कंटामिनेशन भी होती है। वूंड हेमोस्टेसिस सही तरीके से ना हो, फिर टिश्यू डैमेज, इंट्रा ऑपरेटिव टिश्यू डैमेज की हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली चीज़ें। टिश्यू डैमेज मतलब हार्निया कर रहा है पेशेंट, सर्जन, ठीक है, और पेरिटोनियम पे जो इंजरी हो सकती है। इसी तरह वूंड हेमोस्टेसिस सही से क्योर नहीं हो रहा है, फिर वूंड कंटेमिनेट हो, फॉर एग्जांपल कोई जो HO आके कोई वो ज़ख़म पे ज़ख़म कह रहा हूँ, कोई चीज़ ऐसे ही पकड़ ले विदाउट प्रायर एसेप्टिक मयस लेके, ठीक है। इसी तरह लेंथ ऑफ द ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल 30 मिनट का ऑपरेशन है और वो ऐसे लंबा हो के 3 घंटे का हुआ है, ठीक है, तो ज़्यादा हो रहा है। तो ये इंट्रा ऑपरेटिव रिस्क फैक्टर्स हैं कि पेशेंट को सर्जिकल साइट इन्फेक्शन डेवलप कर सकता है, ठीक है। फिर पोस्ट ऑफ इन्फेक्शंस में ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल सही ना हो, अच्छा, उसके बाद इंसिजन केयर सही ना हो और वूंड सर्विलेंस सही ना हो, ठीक है, ठीक है ना। फिर पेशेंट फैक्टर्स भी काफ़ी रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल प्री एग्जिस्टिंग कोई इन्फेक्शन है पेशेंट को ऑलरेडी, उसके बाद प्री डायबिटीज़ है पेशेंट को, क्रोनिक स्टेरॉयड यूज़ करके आया है, ठीक है, स्मोकिंग करता है, मेल न्यूट्रिशन है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो रोल प्ले करती हैं फॉर इन द डेवलपमेंट ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ठीक है। रोक के आप एक बार फिर पढ़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब देखें कि जो कुछ जो फैक्टर्स हैं जो वो रेडीली मॉडिफाइबल होते हैं, कुछ फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल ले लो, ट्रीटमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन एक मॉडिफाइबल फैक्टर है, ठीक है। इसी तरह कुछ हैं फिर दे आर नॉट रेडीली मॉडिफाइबल। फॉर एग्जांपल पेशेंट को मॉर्बिडिटीज़, तो इनकी भी आपको मैं एक एक करके सबको गिनवाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, ठीक है ना। इनमें सबसे पहले देखें मॉडिफाइबल में लॉन्ग पोस्ट ऑफ स्टे, ठीक है, क्यों रख रहे हो भाई इतनी ज़्यादा देर तक, आप उसको पेशेंट को एज सुन एज डिस्चार्ज कर भी सकते हो, ठीक है। अच्छा, एज पॉसिबल, ठीक है, एज सेफ डिस्चार्ज कर सकते हैं पेशेंट को, ठीक है, वरना नोजोकोमियल इन्फेक्शन लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा ना आपको नोजोकोमियल मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ठीक है। तो इससे बचने के लिए देखें पेशेंट को अगर एज सून एज पॉसिबल डिस्चार्ज करने की को रखें लिस्ट पे, डिस्चार्ज करने की कोशिश करें, तो ये सर्जिकल साइट इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, ठीक है। इसी तरह इनअप्रोप्रिएटली टाइम्ड एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस, पेशेंट को टाइमली आपने एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस देना है। इसी तरह सर्जिकल साइट शेविंग 1 डे बिफोर सर्जरी, ठीक है ना, ये इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर पेशेंट को एक दिन पहले शेव करने से ये क्या हो सकता है, ये ठीक नहीं है। पेशेंट को शेव करें जस्ट प्रायर टू द सर्जरी, ठीक है, ये आपने हैबिट बनानी है। इसी तरह नंबर 4 पे आ जाए। नंबर 4 पे हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन, इसको जितना भी कम रखें, ठीक है, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं ना, ठीक है।
तो बजाय आप 1 घंटे में ऑपरेशन करने के आप 30 मिनट में कर लें, आप SSI से बच जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन। 5 क्या है, ड्रेन्स इन द वूंड्स, ठीक है ना, ड्रेन्स इन द वूंड्स, ठीक है, ये भी एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, उसकी ड्रेन की केयर, ठीक है। अगर हम ड्रेन डालते तो हैं, ठीक है, लेकिन ड्रेन को ज़्यादा रखने से भी सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो सकता है। इसी तरह यानी कि टाइम ऑफ ड्रेन इन द वूंड, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। अगर एक ड्रेन 5 दिन के लिए रखनी है तो उसको 15 दिन रख रहे हो, ठीक है ना। फिर ड्रेन क्या करती है, एज अ फॉरेन बॉडी एक्ट करती है, ठीक है, और इन्फेक्शन फैलाती है। फिर टिश्यू डैमेज, ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरिंग ऑपरेशन लेस टिश्यू डैमेज करके हम सर्जिकल साइट इन्फेक्शन से बच सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 पे ब्लड लॉस या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, सही है, ठीक है ना। अब जहाँ 5 ml ब्लड लॉस होना है वहाँ पे आप ऐसे ही 50 ml ब्लड लॉस कराओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के, ठीक है, सही है। तो ये देखना है आपने। फिर हमारे पास पेशेंट के नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, कौन कौन से नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। ओल्ड एज, इसको मैं ओ मोदी कहता हूँ, ओ मोदी जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, ओ मोदी सी, ओ मोदी सी, ओ से ओल्ड एज, एम से मेल न्यूट्रिशन, मेल नट जिसको पे बोलता हूँ, मेल न्यूट्रिशन, ठीक है ना। अच्छा, ओ से ओबेसिटी, डी से डायबिटीज़ मेलाइटस, आई से इम्यूनोसुप्रेशन, सी से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इन सब की वजह से ये सारी की सारी चीज़ें देखें ये नॉन मॉडिफाइबल हैं। पेशेंट ऑलरेडी कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेके आया हुआ है ठोक ठोक बजा के, वो ड्रम में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का पेशेंट खुद इस तरह का, ठीक है ना। तो आप उसको कैसे मॉडिफाई करोगे, एज को कैसे मॉडिफाई करोगे। मेल न्यूट्रिशन है, ठीक है ना, ऑपरेशन पेशेंट आया है, परसों ऑपरेशन है, कैसे मॉडिफाई करोगे, ठीक है। इसी तरह वेस्ट इम्यूनोसुप्रेशन, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आती हैं, ठीक है ना। ओ मोदी सी क्या हो गया, आपके पेशेंट को सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, ठीक है ना। देखो ये नॉन मॉडिफाइबल हैं, ठीक है। अब एज देखो नॉन मॉडिफाइबल है, लेकिन डायबिटीज़ मेलाइटस देखो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ देखो, ये जो है डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई है। तो इसमें नॉन मॉडिफाइबल के साथ साथ आप लिख लें डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, D2M भी लिख लें, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है।